सेकंड ईयर में हम आपको जापान के संविधान के बारे में बता रहे हैं। यह आपकी थर्ड यूनिट में शामिल है। आपको पता है आपकी थर्ड यूनिट में 3 संविधान आते हैं, स्विस संविधान, एक चीन का संविधान, एक जापान का संविधान, जिसमें अपना स्विस संविधान पूरा हो गया है। जापान के संविधान के बारे में बताया हमने कि जापान का जो नया संविधान है उस नए संविधान को हम सोवा संविधान के नाम से जानते हैं, जो कि 3 मई 1947 को लागू हो गया था। जापान का जो संविधान है वैसे तो अमेरिका अधिकारियों के नेतृत्व में बनाया गया संविधान रहा। अमेरिका के साधन में बना संविधान था ये, क्योंकि जापान एक ऐसा देश रहा है जिसको परमाणु युद्ध का सामना करना पड़ा और बहुत कुछ इस पर अमेरिका प्रभाव भी देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो जापान में जो संविधान बनाया गया था अमेरिका अधिकारियों के द्वारा, उस संविधान को जापान के डाइट के द्वारा स्वीकृति दी गई और इस आधार पर जापान का जो संविधान है अमेरिका का प्रभाव जरूर दिखाई देता है, लेकिन यह पूर्णतः जन संप्रभुता पर आधारित संविधान है और इसकी अपनी कुछ विशेषताएं भी हैं। तो हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी विशेषता हैं जो जापान के संविधान में देखने को मिलती हैं। तो जापान का संविधान सोवा संविधान, वर्तमान संविधान, नया संविधान, संक्षिप्त संविधान है, कठोर श्रेणी में आता है। इसका जो नाम कठोर संविधान में इसको हम गिनते हैं। संविधान की इसमें सर्वोच्चता है, विधि इसमें कठोर है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जो जापान संविधान को एक विशेष रूप प्रदान कर रही हैं, तो जानते हैं एक एक करके। पहली विशेषता जापान के संविधान की है वो ये है कि जापान का संविधान पूर्णतः जन संप्रभुता पर आधारित संविधान है। जन संप्रभुता पर आधारित संविधान, हालांकि इस बात को लेकर के आलोचना भी की जाती है कि जापान का संविधान अमेरिका ने बनाया था या अमेरिका अधिकारियों ने बनाया था, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसमें अमेरिका अधिकारियों ने जो भी संविधान बनाया वो जापान के हित को या जापानी नागरिकों के हित को देख करके बनाया। और साथ ही साथ बड़ी बात यह है कि इसको जापान की डाइट ने स्वीकार किया, संसद ने स्वीकार किया और तब जाकर के इसको क्या है मान्यता मिली, एक तरीका से मान्य हुआ। तो इस आधार पर हम इसको क्या मान सकते हैं, ये जापान का संविधान जन संप्रभुता पर आधारित संविधान है। जैसा भारत का है, जैसा कि अमेरिका का है, ऐसे ही जापान का संविधान भी जन संप्रभुता पर आधारित संविधान है, जनता की स्वीकृति है। तो जनता जो कि एक तरीका से अपना विश्वास डाइट में रखती है, तो यहाँ हम इसको जन स्वीकृति पर आधारित संविधान मान रहे हैं। दूसरी बात यहाँ ये सामने आती है कि जापान का संविधान बड़ा नहीं है, भारत का संविधान जैसे विस्तृत संविधान है। यहाँ संविधान बहुत छोटा है, मात्र 11 अध्याय में लिखा हुआ है और 103 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 103 अनुच्छेदों में ये संविधान बटा हुआ है। इस तरीका से ये संविधान बहुत बड़ा नहीं है, संक्षिप्त संविधान है। आगे बात इसकी आती है कि संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान सर्वोपरि है, चाहे कोई मंत्रिमंडल है, चाहे कोई प्रधानमंत्री है, चाहे सम्राट हो, वहां सब किसमें बंधे हुए हैं? संविधान से बंधे हुए हैं। संविधान सर्वोपरि है, संविधान का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य व्यक्ति तक सब समान है, भेदभाव नहीं है। वही बात है भारत जैसी, कि जैसे भारत में संविधान सर्वोच्च है, अमेरिका में जैसे संविधान सर्वोच्च है, ऐसे वहां क्या है, संविधान सर्वोच्च है। संविधान की सर्वोच्चता को स्थान दिया गया है। संविधान सर्वोपरि है, कहने का मतलब ये है। आगे बात करते हैं कि संविधान संशोधन की जो विधि है वहां कठोर है, इसलिए संविधान जो कठोर संविधान की श्रेणी में गिनती होती है जापान के संविधान की। साधारण बहुमत की विधि नहीं है परिवर्तन करने के लिए, संविधान संशोधन करने के लिए कठोर विधि है। कठोर कैसे? 2/3 बहुमत से संशोधन होता है। जो वहां की डाइट है, डाइट को संशोधन करना होता है, तो साधारण विधि से नहीं होगा। कैसे होगा? 2/3 बहुमत से होगा। जब कोई दोनों सदन, उसके जो डाइट है, प्रतिनिधि सभा और एक राज्य का जो सदन है, दोनों उसमें परिवर्तन करेंगे, 2/3 बहुमत से संशोधन होगा तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक ये है कि ये लोकतंत्रीय आदर्शों का मूर्त रूप है। लोकतंत्रीय आदर्श जिसमें समानता, स्वतंत्रता, इसके अलावा निर्वाचन की विधि, वयस्क मताधिकार की विधि, ये जो स्वतंत्र न्यायपालिका, ये जो लक्षण हमें देखने को मिलते हैं, जो लोकतंत्र के लक्षण हैं, उन सबका समावेश कहाँ है? जापान के संविधान में है। तो लोकतंत्रीय आदर्शों का इसमें क्या है? मूर्त रूप है। क्या है बच्चों? मूर्त रूप है।
लोकतंत्र के जितने भी आदर्श हैं, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका, तो जो जो आदर्श हैं वो सब कहाँ है? जापान के संविधान में है। ठीक है, आगे और क्या बात सामने आती है विशेषता में कि जापान का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है। कौन सा संविधान? धर्मनिरपेक्ष संविधान है। पहले वहाँ एक धर्म को, जो मैजनी संविधान था, एक धर्म को मान्यता दे रखी थी। तो अब यहाँ क्या है कि ऐसा नहीं है। अब तो ये भारत की तरह एक ऐसा देश है धर्म निरपेक्ष, यानी पंथ निरपेक्ष देश है। व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपना सकता है, राज्य का अपना कोई भी निजी धर्म नहीं है। तो ये क्या हो गई, एक इस अगली विशेषता हो गई कि ये कैसा संविधान है? ये एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। और ये कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ये भी एक विशेषता में शामिल है। आगे विशेषता ये आती है कि यहाँ स्थानीय हितों को प्राथमिकता है, स्थानीय स्वशासन। तो जिस तरीका से भारत में स्थानीय शासन की व्यवस्था है, ऐसे जापान में भी स्थानीय शासन की व्यवस्था की गई है। और विशेषता क्या है यहाँ पर? अगली विशेषता है कि यहाँ मूल अधिकार और कर्तव्य भी देखने को मिलते हैं। जैसे अपने भारतीय संविधान में मूल अधिकार है, कर्तव्य है, जनता के विकास के लिए अपने अधिकारों की व्यवस्था की गई। अधिकार जरूरी है, बिना अधिकारों के आपको पता है व्यक्ति का विकास नहीं होता है। और व्यक्ति जैसे अधिकारों की मांग करता है, अधिकार होते हैं व्यक्ति के लिए, ऐसे ही व्यक्ति का दायित्व होता है कि वो अपने देश के लिए कुछ करे, समाज के लिए कुछ करे, तो कर्तव्य भी होते हैं। तो ऐसे जैसे भारत में अधिकार भी हैं, कर्तव्य भी हैं, ऐसे ही जापान में भी क्या है? अधिकार और कर्तव्य दोनों की व्यवस्था संविधान में की गई है। तो ये बहुत सरल बातें हैं। इसमें आप बिंदु याद रखें भाई, कौन कौन सी बातें हैं यहाँ पर। तो बिंदु याद है तो सारी डिटेल आप आसानी से लिख सकते हैं। तो मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है, और मूल अधिकार आप जानते हैं, समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, ये सब मूल अधिकार आते हैं। आपने पता है अच्छी तरीका से। आगे बात करते हैं हम, कर्तव्य भी हैं। कर्तव्य पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि कर्तव्य जो जापान देश है एक राष्ट्र पर ज्यादा बल दे रहा है, और वहाँ कर्तव्य पर ज्यादा बल देते हैं लोग, अधिकारों पर इतना नहीं जितना कि कर्तव्य पर देते हैं। एकात्मक शासन है, एकात्मक शासन है, छोटा देश है तो वहाँ एकात्मक शासन है। शासन की शक्तियां अकेली केंद्र सरकार में निहित रही हैं, वैसे वहाँ स्थानीय शासन भी है। तो एकात्मक शासन है। आगे है वहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था में आपको पता है सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में अपना एक प्रधानमंत्री होता है, एक मंत्रिमंडल होता है, और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल डाइट के प्रति, यानी जो संसद है उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। यदि संसद मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ला देती है, पारित कर देती है, तो प्रधानमंत्री सहित पूरे मंत्रिमंडल को हटना होता है, त्यागपत्र देना होता है। कहने का मतलब ये हुआ, वही व्यवस्था है जो अपने भारत में है। भारत में यदि संसद का जो लोक सदन है, जैसे हम लोकसभा कहें, तो लोकसभा यदि प्रधानमंत्री के खिलाफ या किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर देगी, तो हटना होता है, पूरे मंत्रिमंडल को हटना होता है। और यही व्यवस्था जापान में है। जापान में भी मान के चले जो भी प्रधानमंत्री है और उसके जो भी मंत्रिमंडल है, किसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ तो क्या होगा? पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को हटना होगा, कार्यपालिका को हटना होगा एक तरीका से। तो एक चीज यहाँ सामने आ रही है कि जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है। कैसी है? संसदीय शासन व्यवस्था है। और संसदीय शासन व्यवस्था में क्या है कि वही बात है, संसदीय शासन वहां होता है जहाँ एक तरीका से कार्यपालिका दो तरह की होती है, एक तो नाम मात्र की होती है और एक वास्तविक होती है। तो वहाँ नाम मात्र की कार्यपालिका में तो कौन है? वहाँ का जो सम्राट है, सम्राट है, आज भी सम्राट का पद है लेकिन वो नाम का है। जैसे भारत में राष्ट्रपति है, ऐसे ही इंग्लैंड में भी सम्राट, साम्राज्ञी का पद है, जो इंग्लैंड के संविधान में आपने पढ़ा। वही बात यहाँ पर है कि यहाँ भी क्या है कि जैसे कि क्या है कि सम्राट है, राष्ट्रपति का पद नहीं है, सम्राट का पद है यहाँ पर। तो सम्राट कैसा है? नाम मात्र का है, और उसके पास शासन की शक्तियां नाम की हैं। संविधान ने सारी शक्तियां तो उसको दी हैं, लेकिन वो नाम का है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग, वही बात है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। एक बात और विशेष यहाँ जो देखने को मिल रही है वो ये है कि वहाँ युद्ध का परित्याग कर दिया गया है। युद्ध का क्या है? परित्याग कर दिया गया है।
जापान से। आपको पता है दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था, उस दूसरे विश्व युद्ध में जापान को परमाणु बम का सामना करना पड़ा और जापान के दो महत्वपूर्ण नगर हिरोशिमा और नागासाकी पूर्णतः नष्ट हो गए। आज भी वहाँ इतना प्रभाव वहाँ देखने को मिलता है कि वहाँ बहुत से बच्चे अपंग पैदा होते हैं और वहाँ की जो जलवायु है बहुत कुछ उस समय जो परमाणु बम गिरे उनसे आज भी प्रभावित हो रही है। तो ये जो बात देखने को मिल रही है कि वहाँ अब युद्ध का परित्याग कर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का समर्थक देश रहा है अब जापान। जापान अब युद्ध को अच्छा नहीं मानता है क्योंकि युद्ध से विनाश होता है, जैसा कि विनाश वहाँ जापान में हुआ। तो अब जापान के जो संविधान है सोवा संविधान, उस सोवा संविधान से युद्ध का हमेशा हमेशा के लिए परित्याग कर दिया गया है। युद्ध का समर्थक नहीं है, कहने का मतलब ये है जापान। तो शांति प्रिय देश रहा ये जापान, ठीक है। तो शांति का समर्थक है, युद्ध का परित्याग कर दिया गया है। युद्ध की विभीषिका आपको पता है जापान ने झेली। तो जापान नहीं चाहता है स्वयं दोबारा कोई ऐसी स्थिति पैदा हो, तो युद्ध की विभीषिका इसने झेली, युद्ध के दुष्परिणाम इसने झेले हैं, युद्ध से क्या हानि होती है ये इसने झेला है। इसलिए इसने क्या कर दिया है, युद्ध का त्याग कर दिया है, युद्ध को संविधान से मिटा दिया है, ठीक है विद्यार्थियों। एक और है कि यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, अर्थात न्यायपालिका पर कार्यपालिका का व्यवस्थापिका का कोई दबाव नहीं है। न्यायाधीश अपने निर्णय देने में फैसला सुनाने में स्वतंत्र हैं, निष्पक्ष हैं और साथ ही साथ वहाँ न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की भी शक्ति प्राप्त है। जैसे भारत में है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, अमेरिका में है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, ऐसे ही जापान में भी स्वतंत्र न्यायपालिका है और न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था संविधान में की गई है। तो ये कुछ बातें यहाँ हमने महत्वपूर्ण बातें देखी कि वहाँ पंथ नैतिकता है, मूल अधिकार है, कर्तव्यों की व्यवस्था है, छोटा संविधान है, युद्ध को हटा दिया गया है, त्याग दिया गया है। तो जापान का जो संविधान, जिसके लिए कहा जाता है कि जापान के संविधान पर अमेरिका का प्रभाव है, हालांकि अमेरिका के जो अधिकारी थे उन्होंने जापान का संविधान बनाया, लेकिन उस जापान के संविधान को वहाँ के डाइट ने स्वीकार किया। तो इस आधार पर जो डाइट जो है वो जनप्रभु संस्था रही, जनता का विश्वास डाइट में रहा। तो इस प्रकार से वो जनता की इच्छा पर निर्भर संविधान हम मान रहे हैं उसको। लिखित संविधान है, संक्षिप्त संविधान है, छोटा है, मात्र 11 अध्याय में बटा हुआ है और साथ ही विधि कठोर है। संविधान में जो संशोधन करते हैं ना विद्यार्थी, वो आसानी से नहीं होता है, कठोर विधि है। कैसी विधि है? कठोर विधि है। साथ ही साथ इसमें एकात्मक शासन भी है, संसदीय शासन है, संविधान की सर्वोच्चता है, जन संप्रभुता पर आधारित संविधान है। तो शासन की जो शक्ति है वो जनता में निहित है। कहने का मतलब यह है कि जनता जनार्दन की जो बात भारत में है वो बात यहाँ भी है। संसदीय शासन है, जैसे भारत में है वैसे यहाँ भी है, इंग्लैंड में भी है। तो ये देश एक तरीका से भारत जैसी शासन व्यवस्था वाला देश रहा है। तो यहाँ विद्यार्थियों आपने बहुत अच्छे तरीका से अमेरिका की संविधान की विशेषताओं को जाना। बहुत आसान है, सरल है, पूछी जाती है परीक्षा में, अमेरिका संविधान क्या है, इसकी विशेषताएं लिखें। तो अमेरिका संविधान के बारे में, विकास के बारे में, सोवा संविधान के बारे में हमने कल बताया, आज हमने उसकी विशेषताएं बताई। तो बहुत सरल आसान है, एक एक बिंदु इसके याद हो जाएंगे और इसको आसानी से आप डिटेल इसकी हो जाएगी। तो यहाँ हमने बहुत सरल तरीका से इस संविधान को जाना। अब हम आगे इस डाइट के बारे में बताएंगे जो अगली वीडियो में होगा। तो यहाँ बहुत आसान है, ये प्रश्न भी इस पर बनता है। तो विद्यार्थियों आज हम क्या जाना कि जापान जो देश है, जापान एक तरीका से सूर्योदय वाला देश रहा है। सबसे पहले एशिया महाद्वीप में जापान में सूर्योदय होता है, तो इसलिए इसको क्या है कि सूर्योदय के देश की भूमि इसको मानते हैं। यहाँ सम्राट को सूर्य पुत्र के रूप में देखते हैं। तो ये विशेषताएं हमने यहाँ आज देखी और यहाँ पूरी होती हैं विशेषताएं।